हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। जैसा कि दोस्तों थंबनेल से आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम घर के कंस्ट्रक्शन में होने वाली कुछ गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे कि हमें घर बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है और हमारी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आती है। तो अगर दोस्तों इन चीज़ों को करेंगे, हम इन गलतियों से बचेंगे, तो हमारी कॉस्टिंग 2 से 3 लाख रुपए घर में बच सकती है और हमें घर 2 से 3 लाख रुपए सस्ता पड़ जाएगा। ये दोस्तों डिपेंड करता है कि घर का एरिया कितना बड़ा है, उसके हिसाब से हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। अगर हमारा केवल 500 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है तो उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए बच सकते हैं। अगर 1000 से 1200 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है तो उसमें हमारी, अगर इन बातों को आप ध्यान रखोगे और गलतियाँ नहीं करोगे, तो 3 से 3.5 लाख रुपए भी आप आसानी से बचा सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि जो ये हमारा हाउस प्लान है, 25x30 का ये हाउस प्लान है, इसको रेफरेंस में लेके हम इसके बारे में बात करेंगे और इसमें गलतियों को दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें ये गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट साइड पे हमारी रोड आती है। यहाँ पर रोड भी हो सकता है, रास्ता भी हो सकता है, या फिर ये मेन रोड भी हो सकती है, गाँव की गलियाँ भी हो सकती हैं जो कि घर के फ्रंट साइड पे आती हैं। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली मिस्टेक है जो कि हमें नहीं करनी है, वो है कि जब भी हम प्लॉट लेने जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम प्लॉट को जिस टाइम देखें तो हमारा रोड का जो लेवल है और जो हमारा प्लॉट का वो लेवल है वो लगभग बराबर रहे, या उसमें थोड़ा बहुत ही अंतर रहना चाहिए। अगर हमारे मेन रोड के लेवल या फिर रोड के लेवल से प्लॉट के लेवल बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो हमें उसमें फिलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि घर का कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही हमारी इसमें कुछ कॉस्टिंग आ जाती है और हमें घर महंगा पड़ता है। या फिर घर के लेवल से, रोड के लेवल से घर प्लॉट का लेवल ऊपर है तो हमें इसमें कटिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी हमें पहले से हमारी कॉस्टिंग आ जाती है, जिससे कि हमें घर महंगा पड़ता है। सबसे पहली मिस्टेक ये होगी दोस्तों, इस मिस्टेक से हमें बचना है, जिससे कि हमारा कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान होने से बच जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमें कोई प्लॉट बहुत ही पसंद आ रहा है लेकिन उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, समस्या आ रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है रोड से या फिर बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, तो हम इसमें नेगोशिएशन भी कर सकते हैं ओनर के साथ, जो प्लॉट का ओनर रहेगा, कि ये प्लॉट हमें सस्ता दिया जाए क्योंकि इसमें इतनी कॉस्टिंग हमारी पहले से आएगी। या फिर ओनर को ही ये चीज़ करके देना पड़ता है, या हम उसे इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, वो ये करके दे पाएँ अगर। तो इस तरीके से हम अपनी कॉस्टिंग कुछ कम कर सकते हैं। दूसरी मिस्टेक होती है दोस्तों, जो दूसरी मिस्टेक क्या, पहले इस हाउस प्लान के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फ्रंट साइड पे मेन रोड आ रखी है, मेन रोड के लेवल से 2 से 3 फुट ऊपर हमें अपना ग्राउंड लेवल बनाना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी ये मेन रोड है, इससे 2 से 3 फीट ऊपर हमारा घर का ग्राउंड लेवल रहेगा। अगर हम 2 से 3 फीट ऊपर उठाकर घर नहीं बनाते हैं तो समस्या ये आती है कि जब बाढ़ या बरसात आती है तो ये पानी रोड में भरने की समस्या पैदा होती है। अगर ये लेवल नीचे रहेगा तो सारा का सारा पानी हमारे घर के ग्राउंड लेवल में चला जाएगा, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कराना पड़ेगा और हमारे घर की मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी और हमें इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पेश आता है। तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी दूसरी मिस्टेक है जो कि हमें कभी नहीं करनी है घर बनाते टाइम। अब दोस्तों रोड का लेवल तो नीचे रह गया और घर का लेवल हमारा 3 फीट ऊपर है, तो इसे मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हमें रैंप की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर रैंप दिया जाता है। तीसरी चीज़ ये है जो हमें रैंप के टाइम पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमें रैंप को बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं देना है, ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज रखना है। बहुत ज़्यादा स्टीप रैंप देने से ऐसा होता है कि जब हम अपनी फोर व्हीलर या टू व्हीलर को पार्किंग तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो नीचे टकराने की उसमें समस्या बनी रहती है, जिससे कि हमारे व्हीकल को भी नुकसान होता है और हमारे रैंप को भी नुकसान पहुँचता है। तो इस गलती को हमें यहाँ पर नहीं करना है, जिससे कि हमारी नुकसान होने से हमारी बच सकें और हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा ना बढ़े। रैम के सामने आएगा मेन गेट। मेन गेट का साइज़ यहाँ पर 8 फीट लिया गया है और इसे स्टेबल करने के लिए यहाँ पर आरसीसी कॉलम और आयरन पिलर का यूज़ किया जा सकता है। मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही पहुँचते हैं अपने पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया का साइज़ है 8 फीट 7 इंच इंटू 12 फीट। इस साइज़ की पार्किंग में टू व्हीलर और फोर व्हीलर को पार्क किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारा मेन डोर आएगा। और एक और गलती है जो कि यहाँ पर फोर्थ गलती होगी, जो कि यहाँ पर हमें सावधानी रखनी है, वो ये है कि मेन डोर का साइज़ हमेशा नॉर्मल डोर से बढ़ा दिया जाना चाहिए। अगर हम मेन डोर का साइज़ नॉर्मल डोर की तरह देंगे तो यहाँ से हम सोफ़ा, डबल बेड वगैरह अंदर ले जाने में हमें प्रॉब्लम आएगी, जिससे कि हमारी उन चीज़ों में भी टूट फूट की संभावना बनी रहेगी।
तो दोस्तों चौथी गलती ये होती है जिसका हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे सामान को नुकसान ना पहुँचे। मेन डोर से अंदर एंट्री करते हैं तो ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम का साइज़ 14 फीट 7 इंच इंटू 9 फीट दे रखा है। यहाँ पर हमें हमारा सोफ़ा, टेबल, चेयर वगैरह आसानी से यूज़ की जा सकती है। साथ ही साथ यहीं से हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स भी दे रखी है, इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में। फिफ्थ गलती होती है दोस्तों जो हमारी, वो होती है स्टेयर्स में। स्टेयर्स में कई बार देखा गया है कि हम इसकी विड्थ कम रख देते हैं। इसकी विड्थ हमारी मिनिमम 3 फीट तो होनी ही चाहिए, जिससे कि हम इसमें डबल बेड, सोफ़ा वगैरह आसानी से फर्स्ट फ्लोर तक ले जा पाएँ। कई बार लोगों की ये विड्थ तो ठीक दे रखी होती है, 4 फीट तक की भी दे देते हैं, लेकिन इसका राइज़र ज़्यादा कर लेते हैं। इसका राइज़र 9 से 10 इंच का कर लेते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। जो लड़के हैं या जवान लोग हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है अगर वो यंग हैं। लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं घर के लिए, उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता है, अगर हमने इसकी राइज़र 6 से 7 इंच से ऊपर दे रखा है। इसलिए इसका राइज़र 6 से 7 इंच तक की देना चाहिए। ये हमारी दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ मिस्टेक होगी जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। फ्रंट साइड पे इसके डाइनिंग एरिया आ जाएगा। डाइनिंग एरिया का साइज़ 7 फीट इंटू 8 फीट होगा। यहाँ पर हम 6 सीट के टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डबल विंडो दी गई है जिसका साइज़ 5 फीट इंटू 4 फीट लिया जाएगा। यहाँ पर हमारा एक किचन आ जाएगा। किचन का साइज़ है 7 फीट इंटू 8 फीट। इस साइज़ के किचन में 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रंट साइड में इसकी हमने विंडो दे रखी है, जो कि हमारी W1 विंडो रहेगी। यहाँ पर दोस्तों छठी चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पर भी कई बार मिस्टेक देखने को मिलती है कि लोग किचन में W1 विंडो की जगह W2 विंडो का यूज़ करते हैं, जिसका साइज़ 3 फीट इंटू 4 फीट होता है। इस विंडो का यूज़ करने से एक तो जब हमारे घर में खाना बनता है, उसके बाद जो स्मेल होती है वो पूरे के पूरे घर में सर्कुलेट हो जाती है। उसके वेंटिलेशन के लिए उसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है। हमें हमेशा किचन में सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन का स्पेस देना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें चिमनी वगैरह भी यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि घर का वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। और किचन में ही गैस लीकेज के कारण एक्सीडेंट होने को देखे जाते हैं, तो इससे बचने के लिए भी हमारा वेंटिलेशन अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो 6 मिस्टेक दोस्तों इस प्रकार से ये हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक पूजा रूम भी दे रखा है। पूजा रूम का साइज़ है 5 फीट 7 इंच इंटू 5 फीट। फ्रंट साइड पे इसके वेंटिलेटर दे रखा है, जिसे हम वी से डिनोट करेंगे, और डोर इसमें हमने D2 दे रखा है। बैक साइड में जो फर्स्ट बेडरूम है उसका साइज़ है 9 फीट इंटू 10 फीट। इसमें भी D1 डोर का यूज़ किया गया है, जिसका साइज़ 3 इंटू 7 फीट लिया जाएगा। यहाँ पर हम डबल बेड और चेयर, अलमीरा वगैरह आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में एक विंडो भी दे रखी है, जिसका साइज़ W1 है, और ये हमारी 5 फीट इंटू 4 फीट की रहेगी। यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट दे रखा है, जिसका साइज़ 4 फीट 7 इंच इंटू 6 फीट है। इसके वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में एक वेंटिलेटर दे रखा है, जिसे हम वी से डिनोट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर D2 डोर दे रखा है। D2 डोर की डायमेंशन मैं पहले यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। अब सेकंड बेडरूम की बात करें तो सेकंड बेडरूम का साइज़ है 9 फीट इंटू 10 फीट। ये हमारा सेम फर्स्ट बेडरूम की तरह ही रहने वाला है, लेकिन इसका डोर हम यहाँ से ओपन करते हैं, जो कि D1 डोर रहेगा। इस तरीके से दोस्तों 25 इंटू 30 में हमने 2 BHK विद पार्किंग का हाउस प्लान बना रखा है। अब मेन वॉल और पार्टीशन वॉल की बात करते हैं। ये वाली वॉल्स दोस्तों हमारी मेन वॉल रहेंगी, इस तरीके से ये वाली वॉल मेन वॉल रहेंगी। इसके अलावा जो सारी की सारी वॉलें हमारी, वो हमारी एक हिसाब से पार्टीशन वॉल रहेंगी। मेन वॉल की थिकनेस 9 इंच रहती है, और 1 इंच के प्लास्टर के बाद ये 10 इंच की हो जाती है, और पार्टीशन वॉल 4 इंच की रहती है, और 1 इंच के प्लास्टर के बाद 5 इंच हो जाती है। जहाँ पर भी दोस्तों हमें पार्टीशन वॉल का यूज़ कर सकते हैं, हमें पार्टीशन वॉल का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेन वॉल का यूज़ करने से हमारा एरिया का भी ज़्यादा यूज़ होता है, मटेरियल भी डबल लगता है, और साथ साथ लेबर चार्ज भी डबल बनता है, जिससे कि हमें टोटल नुकसान ही पहुँचता है। इसलिए हमें पार्टीशन वॉल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए जहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो भी बिल्डिंग बन रही है दोस्तों, वो हमारी फ्रेम स्टाइल में बन रही है, जिसमें कि कॉलम्स पहले दे दिए जाते हैं, बाद में इसमें वॉल्स दी जाती है, और वॉल पे जो लोड आता है वो उसका केवल सेल्फ लोड होता है। और अगर हम 5 इंच की वॉल देंगे तो इसमें भी तब भी उतना ही लोड आएगा, और अगर हम 10 इंच की देंगे तो उसका सेल्फ लोड बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये दोस्तों हमारे 7 टाइप की गलतियां थी जो कि हमें घर में नहीं करनी चाहिए। अगर हम इन गलतियों से बचेंगे तो हमारी घर की कॉस्टिंग यहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपये कम आ जाएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लेकर आता रहूँ। धन्यवाद।